Hello everyone, welcome to Topper's Notes. I'm Rashmi and let's begin with today's current affairs. हमारा पहला आर्टिकल है कि ऑस्ट्रिया के एक आर्टिस्ट एरिक ब्राउअर का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। एरिक ब्राउअर ऑस्ट्रिया के पेंटर, प्रिंट मेकर, पोइट, डांसर, सिंगर और एक स्टेज डिजाइनर थे एंड इन्हें बहुत वाइडली ऑस्ट्रियन और जर्मन लैंग्वेज में सॉन्ग राइटिंग के लिए जाना जाता था एंड ये वियना और इन हॉट इसराइल में भी रहते थे। हमारा अगला आर्टिकल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये 2021 के पद्म अवार्ड्स से रिलेटेड है। ये जो पद्म अवार्ड्स है ये इंडिया के सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स में से एक है एंड इसे हर साल रिपब्लिक डे की शाम को अनाउंस किया जाता है। एंड इस साल प्रेसिडेंट ने 119 पद्म अवार्ड्स को मान्यता दी है, जिसमें से 7 पद्म विभूषण हैं, 10 पद्म भूषण हैं और 102 पद्मश्री अवार्ड्स हैं। एंड ये जो अवार्ड्स हैं ये मार्च और अप्रैल में एक और राष्ट्रपति भवन में एक सेरेमनी में राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। मतलब इन पद्म अवार्ड्स को प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है। हमारा अगला आर्टिकल है कि IRM इंडिया ने स्टार्टअप्स के लिए एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट के फ्री कोर्सेज को लॉन्च किया है। IRM का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। इस कोर्स को स्पेशली डिज़ाइन किया गया है कि जो भी इंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम में फाउंडर्स हैं एंड जो बाकी के स्टेक होल्डर्स हैं, मतलब हितधारक हैं, इन सभी की मदद हो पाए। चलिए अब जानते हैं इस कोर्स के बारे में। इस कोर्स में IRM इंटरनेशनल ट्रेनर और IRM इंडिया कोच के द्वारा 6 मॉड्यूल्स को डिलीवर किया जाएगा। अब उन 6 मॉड्यूल्स में क्या क्या शामिल है वो देखते हैं। इसमें शामिल है कि इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन, स्टार्टअप और रिस्क मैनेजमेंट क्या है, रिस्क क्या है, कोविड-19 के मामले, रिस्क मैनेजमेंट की प्रोसेस क्या है एंड कैसे कोई रिस्क मैनेजमेंट को अपने स्टार्टअप्स में इम्प्लीमेंट कर सकता है। ये सभी इन 6 मॉड्यूल्स में शामिल है। हमारा अगला आर्टिकल INS विराट से रिलेटेड है। उसके डिसमेंटलिंग को 9 महीने और लगेंगे। अभी तक 30% डिसमेंटलिंग हो चुकी है, लेकिन बाकी के लिए 9 महीने और लगेंगे। एंड INS विराट को डिसमेंटल करने का, मतलब कि इसको सेवानिवृत्त करने का जो डिसीजन है वो 2019 में लिया गया था। एंड INS विराट दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसको कि डिसमेंटल किया जा रहा है इंडिया में। इसके पहले INS विक्रांत को डिसमेंटल किया गया था। एंड ये जो डिसमेंटलिंग का प्रोसेस चल रहा है इस एयरक्राफ्ट कैरियर का, ये चल रहा है अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड में, जो कि गुजरात भावनगर में है। नाउ लेट्स सी सम मोर इन्फॉर्मेशन। INS विराट ओरिजिनली एक ब्रिटिश शिप था जिसे HMS हर्मिस के नाम से जाना जाता था एंड इसे ब्रिटिश रॉयल नेवी में 1959 में कमीशन किया गया था। उसके बाद उसने ब्रिटिश नेवी में लगभग 25 सालों तक अपनी सर्विसेज दी। उसके बाद इसे 1984 में वहाँ से रिलीव कर दिया गया। उसके बाद इसमें कुछ मॉडर्नाइजेशन के बाद मई 1987 में इसे इंडियन नेवी में इंडक्ट किया गया था। उसके बाद मार्च 2017 में विराट को डिकमीशन कर दिया गया इंडियन नेवी से। एंड डिसमेंटलिंग 2019 में डिसीजन लिया गया, ये हमने पिछली स्लाइड में देखा था। एंड एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि INS विराट का एक रिकॉर्ड है कि ये वर्ल्ड में सबसे लंबे समय तक अपनी सर्विसेज देने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर रहा है। हमारा अगला आर्टिकल ये है कि इंडियन ट्रूप्स और चाइनीज ट्रूप्स के बीच में नाकुला में क्लैशेस हो गए। बाद में इसे लोकली सॉल्व कर लिया गया, मगर यहाँ पे झड़प हुई थी। नाकुला पास के बारे में जानते हैं। ये मीन सी लेवल के 5000 मीटर के ऊपर की हाइट में स्थित है। ये सिक्किम का एक दर्रा है, एक पास है। एंड इसकी लोकेशन को और अच्छे से देखा जाए तो ये मुगुथांग या फिर छोलामू रिवर के आगे स्थित है। ये जो मुगुथांग और छोलामू नाम है, ये रिवर तीस्ता के ही स्रोत है। एंड सिक्किम में कुछ और भी पासेस हैं, उनके नाम जान लीजिए। एक नाथुला पास है और एक जालेपला पास है। ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि नाथुला पास कहाँ पे है, जालेपला पास कहाँ पे। ये आपको पता होना चाहिए। अब देखते हैं कुछ डेटा इंडिया चाइना बॉर्डर से रिलेटेड। इंडिया और चाइना 3488 किलोमीटर लंबी बाउंड्री को शेयर करते हैं एंड अनफॉर्चुनेटली ये पूरी बाउंड्री डिस्प्यूटेड है। एंड जो लाइन दोनों कंट्रीज के बीच में डिवीजन दिखाती है वो मैकमोहन लाइन कहलाती है, क्योंकि इसे सर हेनरी मैकमोहन ने ड्रॉ किया था।
हमारा अगला आर्टिकल है कि ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट के अनुसार जो भारतीय अरबपति हैं उनके धन में 35% की बढ़ोतरी आई है। एंड ये सारा कुछ लॉकडाउन के दौरान हुआ है। मतलब लॉकडाउन के दौरान उनके धन में 35% की बढ़ोतरी हुई है। अब देखते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। इस रिपोर्ट का नाम है इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट। एंड इस रिपोर्ट का नाम इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा। इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट आप याद रखना। एंड इसमें यही बताया गया है कि जो भारतीय अरबपति हैं इनके धन में 35% की बढ़ोतरी आई है लॉकडाउन के दौरान। एंड अगर 2009 से कंपेयर किया जाए तो इनके धन में जो वृद्धि आई है वो 90% की है। एंड उनका जो वेल्थ है वो बढ़कर $422.9 बिलियन का हो गया है। एंड ये जो धनराशि है ये इतनी ज़्यादा है कि भारतीय 13.8 करोड़ लोगों को 94,045 रुपीज़ का चेक हर एक को दिया जा सकता है। ये धनराशि इतनी ज़्यादा है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के बारे में कुछ और जानकारी। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर सिर्फ टॉप के 11 बिलियनियर्स की धन को देखा जाए तो उससे हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री 10 वर्षों तक सस्टेन कर सकती है। एंड दूसरा पॉइंट ये है कि मुकेश अंबानी जो इंडिया के सबसे रिचेस्ट मैन है एंड एशिया के सबसे रिचेस्ट मैन के रूप में इमर्ज किया है जिनने, उनने लॉकडाउन के टाइम पे हर घंटे 90 करोड़ रुपीस कमाए थे। जबकि पूरे देश के 24% लोग उस समय पे लॉकडाउन के टाइम पे 3,000 रुपीज पर मंथ कमा पा रहे थे। उनके धन में इतनी ज़्यादा वृद्धि हुई है कि अगर सिर्फ उनके इंक्रीमेंट को लिया जाए तो इससे 40 करोड़ इनफॉर्मल वर्कर्स को 5 महीने तक गरीबी से बाहर रखा जा सकता है। एंड रिपोर्ट ने ये भी बताया कि अगर 954 रिचेस्ट फैमिली पर वेल्थ टैक्स लगाया जाए तो ये इंडिया की जीडीपी के 1% के बराबर होगा। अब देखते हैं इस रिपोर्ट के हेल्थ के एक्सपेक्ट को। हेल्थ के एक्सपेक्ट में रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि इंडिया में जो सबसे गरीब 20% की पॉपुलेशन है उनमें से सिर्फ 6% की पॉपुलेशन ही ऐसी है जिनके पास नॉन शेयर्ड और एक बेहतर सैनिटेशन की सुविधा उपलब्ध है। एंड साथ में ये भी बताया कि 59.6% इंडिया की पॉपुलेशन ऐसी है जो कि एक रूम में या उससे भी कम के स्पेस में रहती है। जिसका मतलब ये है कि कोविड-19 को स्प्रेड होने से रोकने के लिए जिन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना था, उनको फॉलो किया ही नहीं जा सकता। अब एजुकेशन के एस्पेक्ट को देखा जाए तो रिपोर्ट ने ये बताया है, ऑक्सफैम इंडिया ने 5 स्टेट्स में ये सर्वे किया कि लगभग 40% टीचर्स जो कि मतलब गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं उनको ये डर है कि इतने लंबे समय तक स्कूल बंद होने के कारण 1/3 बच्चे वापस स्कूल खुलने पर आएंगे ही नहीं। मतलब वो 1/3 बच्चे कम हो जाएंगे। एंड अगर इसके जेंडर का एस्पेक्ट देखा जाए तो इस रिपोर्ट ने ये बताया है कि लॉकडाउन के पहले महिलाओं में 18% की बेरोजगारी थी। अब ये 15% से बढ़ गई है। मतलब बेरोजगारी 15% से बढ़ गई है। इसका रिजल्ट ये होगा कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है ये जीडीपी में 8% की गिरावट या फिर 15 ट्रिलियन रुपीस की गिरावट ला सकता है। हमारा अगला आर्टिकल आकाश मिसाइल से रिलेटेड है। इंडिया ने इस न्यू जनरेशन की मिसाइल का सफल परीक्षण किया। एंड ये आकाश मिसाइल एक सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसे याद रखना बहुत ज़रूरी है, एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछा जाता है कि ये कौन सी मिसाइल है। ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसे कि चांदीपुर आईटीआर से लॉन्च किया गया है। एंड आईटीआर का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज। एंड ये जो न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल है इसे इंडियन एयरफोर्स जो बहुत ही लो रडार क्रॉस सेक्शन के एरियल थ्रेट्स होते हैं, मतलब हवाई हमले होते हैं जिनमें बहुत ही उच्च पैतरेबाजी की ज़रूरत होती है, उन सभी को रोकने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। एंड साथ ही इस मिसाइल ने जो सेट टारगेट था उसको बहुत ही सटीकता के साथ अचीव किया। मतलब परीक्षण बहुत ही सफल रहा। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि जो न्यू जनरेशन के आकाश मिसाइल है ये बाकी सभी सिमिलर सिस्टम से बहुत ही ज़्यादा बेटर है। मतलब इसकी जो डिप्लॉयबिलिटी है इसको बहुत ही ज़्यादा डेवलप किया गया है। एंड इसका जो टेस्ट लॉन्च है इसको कंबाइंड रूप से डीआरडीओ, बीडीएल और बीईएल ने एयरफोर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स की उपस्थिति में किया। डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बीडीएल स्टैंड्स फॉर भारत डायनेमिक्स लिमिटेड एंड बीईएल का फुल फॉर्म है भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। हमारा अगला आर्टिकल जयति घोष से रिलेटेड है। यूएन ने एक हाई लेवल एडवाइजरी बोर्ड में जयति घोष को अपॉइंट किया है। आइए अब देखते हैं कि ये हाई लेवल एडवाइजरी बोर्ड का काम क्या है। ये बोर्ड
कोविड-19 पेंडेमिक के बाद वर्ल्ड में जो सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस आएंगे उनसे निपटने के लिए यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल को सुझाव देंगे। अब देखते हैं मिस घोष के बारे में। ये 65 वर्ष की हैं एंड ये प्रेजेंटली यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स में एक इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर हैं। एंड इनके एक्सपीरियंस को देखें तो इन्होंने 35 इयर्स तक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स पढ़ाया है एंड साथ ही में इन्होंने कई बुक्स भी लिखी हैं। हमारा अगला आर्टिकल टीसीएस से रिलेटेड है। टीसीएस एक बार फिर सबसे ज़्यादा मूल्यवान डोमेस्टिक फर्म बनी एंड टीसीएस का फुल फॉर्म है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ये कंट्री की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर है एंड इसने मार्केट कैपिटलाइजेशन के द्वारा कंट्री के सबसे मूल्यवान डोमेस्टिक फर्म बनने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज को भी पीछे छोड़ दिया है। एंड ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, पिछली बार मार्च के लिस्ट में भी ये सबसे ज़्यादा वैल्यू डोमेस्टिक फर्म के रूप में पहले नंबर पर आई थी। अब देखते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। ये जो स्टॉक मार्केट के द्वारा जो कंपनी की टोटल वर्थ को डिटरमाइन किया जाता है उसी को मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं। मतलब आप ये कह सकते हो कि सभी आउटस्टैंडिंग शेयर्स के टोटल मार्केट वैल्यू को ही मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं। एंड ये मार्केट कैपिटलाइजेशन फिक्स नहीं होता, ये हर कंपनी का चेंज होता रहता है स्टॉक प्राइसेस के हिसाब से। अब टीसीएस के बारे में और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। ये एक मल्टीनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस और एक कंसल्टिंग कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। एंड ये टाटा ग्रुप्स की एक सब्सिडरी कंपनी है जो कि 46 कंट्रीज में 149 लोकेशंस पर ऑपरेट होती है। इसके प्रेजेंट सीईओ हैं राजेश गोपीनाथन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी पूछा जा सकता है कि टीसीएस के सीईओ कौन है। वो है राजेश गोपीनाथन और टीसीएस की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1968 में। ये क्वेश्चन भी एसएससी में पूछा जा चुका है। हमारा अगला आर्टिकल इंडियन कोस्ट गार्ड पर्सनल से रिलेटेड है। हमारे प्रेसिडेंट ने रिसेंटली इंडियन कोस्ट गार्ड पर्सनल्स के लिए तटरक्षक मेडल्स का अनुमोदन किया। तटरक्षक मेडल्स के बारे में इम्पोर्टेंट बात ये कि इसे 26 जनवरी 1990 के बाद से हर साल इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे के अवसर पर दिया जाता है एंड ये इंडियन कोस्ट गार्ड पर्सनल्स को दिया जाता है। अभी रिसेंटली 72nd रिपब्लिक डे 2021 के अवसर पर हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ये अवार्ड्स दिए जिनमें से है प्रेसिडेंट्स तटरक्षक मेडल और दूसरा तटरक्षक मेडल। ये उन्होंने इंडियन कोस्ट गार्ड पर्सनल्स को दिए। ये उन्हें उनकी वीरता और मेधावी सेवा के लिए दिया गया है। हमारा अगला आर्टिकल एक जॉइंट एक्सरसाइज से रिलेटेड है। इस जॉइंट एक्सरसाइज को इंडियन नेवी ने कंडक्ट किया है जिसमें आर्मी और एयरफोर्स भी शामिल है। इस एक्सरसाइज को इंडिया की जॉइंट ऑपरेशनल रेडीनेस तत्परता को बढ़ाने के लिए किया गया है एंड इंडियन आर्मड फोर्सेस ने इस लार्ज स्केल कॉन्जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज कवच को एमफेक्स 21 के साथ किया एंड इसे कंडक्ट किया गया है अंडमान सी में एंड बे ऑफ बंगाल में। ये इंपॉर्टेंट है, अंडमान सी एंड बे ऑफ बंगाल को याद रखना। एंड इस एक्सरसाइज का मेन एम ये है कि जो भारतीय आइलैंड की टेरिटरीज हैं उनकी अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए इंडिया की कैपेबिलिटीज़ को वैलिडेट करना। इसका एक और मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि तीनों सेनाओं के बीच में एक कोऑर्डिनेशन लाना, ऑपरेशनल सिनर्जी लाना, मतलब तालमेल को बेहतर करना एंड साथ ही में जो इनकी जॉइंट वार फाइटिंग कैपेबिलिटीज़ हैं उनको और बेहतर करना। हमारा अगला आर्टिकल क्लाइमेट अडेप्टेशन समिट 2021 से रिलेटेड है। इस समिट को हमारे प्रधानमंत्री ने एड्रेस किया। अब देखते हैं इसको होस्ट किसने किया था। इस इंटरनेशनल क्लाइमेट अडेप्टेशन समिट को 25 जनवरी 2021 को नीदरलैंड की गवर्नमेंट ने ऑनलाइन होस्ट किया था। अब देखते हैं समिट का मेन फोकस क्या है। इसका मेन फोकस रहेगा कि कैसे नए नए इन्वेस्टमेंट को हासिल किया जाए, नए इन्वेस्टमेंट्स को हासिल किया जाए एंड साथ ही ये इंश्योर किया जाए कि जो लाखों छोटे छोटे फार्मर्स हैं वो फूड प्रोडक्शन और क्लाइमेट चेंज में जो क्लाइमेट चेंज के कारण जो तनाव है उसके अनुकूल हो पाए, मतलब कि वो अडेप्ट कर पाए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।